नमस्कार, मेरा नाम है अवनी साहू और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैक्सीन के ऊपर। वैक्सीन अभी प्रेजेंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के वैक्सीन टॉपिक के अंदर हम कुछ और सब टॉपिक्स भी पढ़ने वाले हैं, जो है वैक्सीन क्या होती है। और अभी इन प्रेजेंट टाइम इंडिया में 3 वैक्सीन चल रही हैं, जो है कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी। क्या इन तीनों में कोई डिफरेंस है? अगर है तो क्या है? इसके अलावा हम इनके बारे में भी कुछ जानेंगे और ये भी देखेंगे कि अभी इन प्रेजेंट टाइम अभी बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो एलर्जी से पीड़ित हैं, जो एलर्जिक रिएक्शन हो चुका है उन्हें, या फिर जिनको अगर वो पहला डोज लगवा चुके हैं तो इनको पहला डोज से कुछ सीवियर रिएक्शन हो चुका है, उनको कोई डिसीज़ हो गई है। ऐसे जैसे मैंने आपको एलर्जी और इसका एग्जांपल दिया है, इन दोनों जो भी लोग इन दोनों डिसीज़ से पीड़ित हैं, उन लोगों को वैक्सीन नहीं लगवानी है। इसके अलावा कुछ और भी ऐसे कारण हैं जिनको हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले वैक्सीन होती क्या है? तो वैक्सीन को कहीं पहाड़ के नीचे से खोद के नहीं निकाला गया है, वैक्सीन को बनाया जाता है। तो जैसे कि क्या होता है कि जो कोविड-19 पेशेंट्स होते हैं, जिनको में से पहले कोविड पॉजिटिव है, मतलब उनमें जब पॉजिटिव निकला है, मतलब उनके अंदर कोरोना तो बहुत ज़्यादा होगा, राइट। तो मतलब उसमें क्या है कि इनके अंदर जब कोरोना बहुत ज़्यादा होता है तो इनके अंदर से कोरोना निकाला जाता है, इनके अंदर से या फिर कहीं से भी फिर कोरोना लिया जाता है, उसको डैमेज किया जाता है। डैमेज मतलब जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाली पिक्चर में इसके पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ, इस वाली वीडियो में भी आपको मैं बताती हूँ कि ये जो आपको यहाँ पर ये जो कोरोना है, कोरोना के इस वाली पिक्चर में आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। ये जो कोरोना है, कोरोना के जो ऊपर एक फिंगर लाइक आउटग्रोथ मिलता है, देखने को मिलता है। ये क्या है? इसको हम कहते हैं स्पाइक प्रोटीन। जो स्पाइक प्रोटीन है, ये हमारे जो जैसे कि आप अब तक तो ये तो सबको आ ही गया होगा समझ में कि ये जो हमारा जो लंग्स होते हैं, लंग्स पर ही कोरोना अटैक करता है। तो जब लंग्स पर कोरोना अटैक कर रहा होता है तो जो लंग्स हैं, लंग्स के ऊपर भी सेम वे एक इस तरीके की फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती है, जिसको हम कहते हैं AC2 रिसेप्टर। जो AC2 रिसेप्टर हैं, ये इसलिए होता है ताकि जब मतलब जैसे कि सेल के अंदर भी तो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, तो उन न्यूट्रिएंट्स के लिए AC2 रिसेप्टर होता है, ताकि जो आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन जो भी है वो अंदर जा सके, ऑक्सीजन जा सके, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ सके। पर जो ये कोरोना है, जब AC2 रिसेप्टर के ऊपर आता है तो AC2 रिसेप्टर यानी सेल को ऐसा लगता है कि ये जो कोरोना है ये एक तरीके का न्यूट्रिएंट है, सेल को इसकी बेसिक नीड है, इसलिए वो उसको अंदर खींच लेता है, जिससे कि कोरोना हो जाता है। तो जब ये कोरोना होता है तो सेम वे हमने ये तो देख लिया कि कोरोना इस तरीके से होता है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि ये जो स्पाइक प्रोटीन है, ये जो स्पाइक प्रोटीन है, इस स्पाइक प्रोटीन को काट दिया जाता है, क्योंकि जब ये सेल के जैसे कि जब ये सेल के अंदर गया तो फिर उसके बाद ये न्यूक्लियस को बिल्कुल एक तरीके का सेल को बिल्कुल एक तरीके से हाईजैक कर लेता है और न्यूक्लियस से बोलता है कि तुम मेरी कॉपी बनाओ। तो फिर एक से कब 1000 सेल बन जाएंगे, कब 1000 कोरोना बन जाएंगे, 1000 से कब करोड़ों अरबों में बदल जाएंगे, हमें पता नहीं चलेगा। और जब बहुत ज़्यादा मात्रा में हर अरबों खरबों हो जाएंगे, तब हमको खांसी होगी, कुछ सिम्टम्स दिखेंगे, फिर हम हॉस्पिटल जाएंगे, डॉक्टर से मिलेंगे, हमें जो भी जाँच होती है हम वो करवाएंगे, फिर कोरोना टेस्ट होगा, फिर उसके बाद हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर कोरोना पॉजिटिव है। तो ये हमने देख लिया कि कोरोना होता कैसे है, वो उसके अंदर रिपल्शन कैसे होता है। तो अब क्या मतलब हमने देख लिया कि ये जो स्पाइक प्रोटीन है, अभी हमने ये तो देख लिया कि इसके अंदर जब हमारे बॉडी के अंदर ये बीमारी कैसे होती है। पर अब इसको अक्सर हमने ये भी सुना है कि अब बहुत से लोगों को कोरोना हो जाता है, पर उनकी इम्यूनिटी तेज होने के वजह से कोरोना उनको वो एक तरीके से जो डिसीज़ है उससे लड़ लेते हैं। अब वो कैसे हम वो देख लेते हैं कि ये जो
जैसे कि हमारे बॉडी में बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं। जब कोई भी वायरस, बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर आता है तो तभी तो तुरंत जब वो रिपल्शन करने लगता है, जब हमें बुखार आने लगता है, तो उस टाइम पर असलियत में ये आप जब ये अलग कोई तो कोरोना, ये इसके अलावा जो भी आप देख रहे हैं ये एंटीबॉडी है। और ये जो स्पाइक प्रोटीन है इस पे जाकर ये लॉक कर देती है, क्योंकि अभी तक पूरा खेल तो इस स्पाइक प्रोटीन का ही था ना। क्योंकि आप देख सकते हो कि इस वाली पिक्चर में कि ये स्पाइक प्रोटीन जाकर ACE2 रिसेप्टर पर लॉक हो जाते थे, जिसके वजह से कोरोना हो जाता था। तो सेम वे मतलब खेल तो स्पाइक प्रोटीन का ही है। तो ये जो एंटीबॉडी थी हमारी बॉडी में पहले से ही होती हैं, जब पर कभी कभी किसी में नहीं ये एक्टिव नहीं हो पाती, तो उसकी वजह से हमें एंटीबायोटिक लेनी पड़ती हैं। तो फिर जिसकी वजह से फिर उसके बाद फिर जो मेडिसिन लेते हैं फिर उसके बाद हम प्रिक्योर होने लगते हैं धीरे धीरे। अब क्या होता है कि ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये इससे जाकर लॉक हो जाती हैं, स्पाइक प्रोटीन लॉक कर जाता है, तो धीरे धीरे पूरा कोरोना मिट जाता है। पूरा कोरोना बीमारी जो है उससे इंसान आसानी से लड़ लेता है। पर मतलब हमने ये देख लिया कि स्पाइक प्रोटीन का कितना अहम रोल होता है किसी भी इंसान को कोरोना पेशेंट बनाने में, राइट। तो अब जो और डॉक्टर्स हैं वो क्या करते हैं कि ये जो कोरोना के जो ऊपर के जो स्पाइक प्रोटीन है उसको काट दिया जाता है, और उसको पहली बात तो क्या तो उसके दो तरीके हैं उसको डैमेज करने के, क्या तो उसको मार दिया जाए कोरोना को, या फिर दूसरा तरीका है कि उसे लंगड़ा या उसको विकलांग कर दिया जाए। तो फिर विकलांग कैसे करेंगे? स्पाइक प्रोटीन को काट कर। मतलब अभी जब फिर इसको क्या होगा कि वैक्सीन के रूप में हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाएगा। और जब भी हमारी ये वैक्सीन जो है सब वैक्सीन में यही होता है, फिर जब ये इंजेक्ट किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा ये जो कोरोना है डैमेज्ड कोरोना है, जब ये इंजेक्ट किया जाएगा तो क्या होगा कि अक्सर आपने कभी भी अगर ऑनलाइन चेस गेम खेला हो तो उसमें आपको सबसे पहले आपको एक बॉल जो कंप्यूटर के साथ जब आप खेल रहे होते हैं तो आपको बहुत ही ईजी चांसेस में आप खेलते हैं। यानी जो आप जो कंप्यूटर है उसको पता होता है कि आप पहले ही आप देख लेते हो कि आपको फर्स्ट क्लास पे खेलना है, सेकंड क्लास पे, ये अलग डिपेंड करता है, पर जो कंप्यूटर है उसको पता चलता है आप कौन सी स्टेज पर खेल रहे हो। तो उस हिसाब से वो जैसे वो बहुत ही इजी चार्ज का चलता है जिससे आप आसानी से जीत जाते हो। तो सेम वे यहाँ पर है कि जो कोरोना है ये पहले से ही क्या है कि कोरोना तो क्या है कि ये तो आगे चल के रिपल्शन तो कर नहीं पाएगा, क्योंकि ये सेल के अंदर ही नहीं जा पाएगा, रिपल्शन नहीं कर पाएगा। तो ये हमारे बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज़ हैं इनको पता चल जाएगा कि ये क्या है, मतलब ये कोरोना वायरस है, ये हमारे बॉडी के किसी भी कोने में जाके सेटल हो जाएगा। फिर वहाँ पर क्या होगा कि जो एंटीबॉडीज़ हैं वो देखेंगे कि भाई ये क्या आ गया, तो फिर उससे वो लड़ेंगे, या फिर लड़ के फिर वो जैसे कि मान लीजिए ये 1 से 2 या 4 भी हो गया, मान लीजिए 100 भी हो गया, तो फिर हमको बीमार तो नहीं कर पाएगा, पर हाँ ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये इसको मार देंगी, जिससे कि हमारे बॉडी को एक आदत हो जाएगी कि अगर इस तरीके का बाद में भी अगर ऐसा कोई भी कोरोना या कुछ भी ऐसा आगे चलकर आया तो हमें इसको इस तरीके से हराना है, इस तरीके से लड़ना है। तो मतलब इस मिलाकर इसका जो उद्देश्य है वैक्सीन लगाने का वो यही है कि आपको एक डैमेज कोरोना आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे कि वो आगे चलकर रिपल्शन नहीं कर पाता, वो 1 से 2 नहीं हो पाता। पर हाँ इसके अलावा वो हमारी जो बॉडीज़ एंटीबॉडीज़ हैं उनको प्रैक्टिस हो जाती है कि जब असली कोरोना आएगा तो हम उससे कैसे लड़ेंगे। तो ये अब क्या है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हमें प्रेजेंट टाइम में हमें 3 वैक्सीन्स लग रही हैं, वो हैं कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी। ये तीनों को क्या है तो हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले कोविशील्ड। ये जो कोविशील्ड है ये इंडिया की ये स्वदेशी वैक्सीन नहीं है, ये यूनाइटेड किंगडम में, ये यूके में लंदन की इसमें उसकी खोज हुई थी, इसको डिस्कवर किया गया था। फिर इसके बाद फिर ये सबसे अभी इन प्रेजेंट ये सबसे सस्ती वैक्सीन है। अभी इसको अभी इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट जिसके अभी CEO आधार पुणे वाला है, वो कंपनी जो है वो अभी कोविशील्ड को बना रही है। सबसे पहली बात क्या है, अब इसमें फंक्शन क्या है, ये है कि जो कोविशील्ड है इसमें भी वही है जो मैंने आपको अभी बताया था कि स्पाइक प्रोटीन डैमेज कोरोना को इंजेक्ट किया जाता है।
पर अब क्या होता है कि जो कोविशील्ड होती है, ये इसमें क्या होता है कि ये आपको दो वैक्सीन तो लगती है, ये तो आपको पता है, पर एक वैक्सीन को दूसरे वैक्सीन के जो अंतराल होता है वो कोविशील्ड के लिए करीब 48 दिन से कुछ 54 दिन तक कुछ लगभग ऐसा होता है। मतलब जो अगर आप एक वैक्सीन को कोविशील्ड अगर इसकी सक्सेस रेट है करीब 70% और अगर आपने इसको 28 डेज पे या फिर इसको 48 दिन के पहले ले लिया तो इसकी जो मोर्टेलिटी रेट है यानी जो इसकी सक्सेस रेट है वो हो जाएगी आपकी 54%, मतलब 70% से 54%। अब बेसिक फंडा यही हुआ कि सबसे पहले जैसे कि फेज़ 1 जब कोरोना का आया था तो उस टाइम पर वैक्सीन कौन को लगाई गई थी, डॉक्टर्स को, नर्सेस को। फिर उस टाइम पर क्या हुआ कि वो लोग तो कोरोना से पहले कोरोना के बीच में रह रहे थे, कोरोना पेशेंट्स को देख रहे थे। फिर जब उस टाइम पर जब ये वैक्सीन नहीं आई थी तो उन दो वैक्सीन तो 2 ही लगी थी, पर उन दोनों का जो बीच का जो गैप था पहली वैक्सीन का दूसरी वैक्सीन से वो था 28 डेज, जिसके वजह से जो कोविशील्ड है ये अच्छे से काम नहीं कर पाई और फिर इसके वजह से जो उन लोगों को उनकी 54% ही उनकी इम्यूनिटी बढ़ पाई, मतलब उनको वैक्सीन अपना काम कर पाई। इसके अलावा इसके अलावा उनको देख कर जो आम लोग हैं वो भी सोचने लगे कि हम मतलब वैक्सीन को तो नुकसान कर रही है, वैक्सीन असलियत में नुकसान नहीं कर रही है। वो असलियत में बात ये है कि उन्होंने जो गैप था, उन्होंने ट्रीटमेंट था वो सही टाइम पर नहीं लिया। इसके अलावा जो वो चारों तरफ कोरोना के बीच में रह रहे हैं, तो जब वो चारों तरफ रह रहे हैं तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं उनके अंदर कोरोना चला गया, जिसके वजह से उनको कोरोना हो गया। इसके अलावा वो हो सकता है कि वैक्सीन लेने से पहले ही उनको कोरोना हो चुका हो और फिर जब उन्होंने 2 दिन पहले दिया, उन्होंने जब वैक्सीन ली तो उसके बाद उसके वैक्सीन के बाद वैक्सीन भी उनको बचा नहीं पाई, क्योंकि आपने पहले अंदर कोरोना चला जा चुका है। तो अब वैक्सीन अब डैमेज कोरोना लेने से कुछ फ़ायदा नहीं बनता है। तो ये है कोविशील्ड का। अब सेम बात आती है कोवैक्सीन की, पर जो कोवैक्सीन है ये इंडिया की स्वदेशी वैक्सीन है, इसको भारत बायोटेक बना रहा है इन प्रेजेंट टाइम। इसके अलावा जो कोवैक्सीन है ये जैसे कि ये 48 दिन से 54 दिन के बीच में का गैप होता है इसकी पहले डोज का दूसरे डोज के बीच में, पर जो कोवैक्सीन है कोवैक्सीन का होता है 28 दिन। तो इन दोनों का मतलब बात तो दोनों की एक ही रहती है, मतलब जो काम ये 48 दिन में करके देगी कोवैक्सीन उसी काम को 28 दिन में करके दे देगा। तो मतलब काम वही है, पर उसको मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि काम तो उनका एक ही है, पर उनका गैप थोड़ा, उनका ट्रीटमेंट थोड़ा अलग है। इसके अलावा हमारे पास एक और वैक्सीन है जिसको कहते हैं जो है स्पुतनिक वी। जो स्पुतनिक वी है ये रशियन वैक्सीन है, पर ये इसका क्या है कि इसका ये 21 दिन का गैप है। इसका मतलब क्या कि ये जो कोविशील्ड थी, कोविशील्ड का गैप क्या था 48 दिन से 54 दिन तक, पर जो कोवैक्सीन थी इसका टाइम क्या था 28 दिन में ही अपना काम कर देगी और इसकी जो सक्सेस रेट है ये है करीब 78%। और जो ये जो स्पुतनिक वी है, स्पुतनिक वही काम आपको 21 दिन में करके देगी। मतलब कोविशील्ड जो है 54 दिन में करके देती, 48 से 54 दिन तक। कोवैक्सीन जिसको 28 दिन में करके देती, उसी काम को स्पुतनिक वी 21 दिन में करके दे देगी। इसकी जो मोर्टेलिटी रेट है एंड जो इसकी सक्सेस रेट है वो है करीब इसकी 91%, जो बहुत अच्छी है सबके मुताबिक। पर इसके अलावा ये स्पुतनिक भी है, ये रशियन वैक्सीन है और इससे हमने बहुत उस टाइम पर जब ये वैक्सीन आई थी ये पहली वैक्सीन थी और न्यूज़ में भी बहुत रही थी कि रशिया ने वैक्सीन को इन्वेंट कर लिया है, डिस्कवर कर लिया है वहाँ के साइंटिस्ट ने। फिर उसके बाद ये पहली वैक्सीन थी और फिर इसके अलावा हमने ये देख लिया कि कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी, इन तीनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है। कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आपको जो भी वैक्सीन मिलेगी आपके सेंटर पर आप वो वैक्सीन लगवाइए। वैक्सीन से ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि आप कौन सी वैक्सीन लगवा रहे हैं, वेदर इट इज़ कोविशील्ड, कोवैक्सीन या फिर स्पुतनिक वी। सेम बात इस पिक्चर में बताई गई है, 6 to 8 वीक्स लगेंगे कोविशील्ड को, 4 to 6 वीक्स लगेंगे कोवैक्सीन को और 21 डेज में वही काम करके दे देगी आपको स्पुतनिक
वी। अभी जनरली कोविशील्ड ही सबसे ज़्यादा एक्सेसिव रेट में लगाई जा रही है, पर अभी स्पुतनिक वी अभी रशिया से आई है, तो ये अभी इतने ज़्यादा लोगों को नहीं लगाई जा रही है, सब ज़्यादातर कोविशील्ड ही लगाई जा रही है। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ यही 3 वैक्सीन नहीं है, बहुत सी और भी वैक्सीन्स हैं, जैसे कि फाइज़र, जो मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका, जॉनसन एंड जॉनसन, ये बहुत सारी वैक्सीन हैं। पर इसके अलावा अगर हम फाइज़र की बात करते हैं, सेम फंडा और सब वैक्सीन्स में भी लगता है, पर जो हम फाइज़र की बात कर लेते हैं कि जो फाइज़र है ये, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि फाइज़र जो वैक्सीन है ये अमेरिकन वैक्सीन है। अमेरिका में ज़्यादातर विंटर, वहाँ का क्लाइमेट विंटर क्लाइमेट है, टेम्परेचर बहुत लो होता है। तो जो फाइज़र है, फाइज़र को कितना टेम्परेचर चाहिए? -70 डिग्री सेल्सियस। आप समझ जाइए कितना टेम्परेचर चाहिए, जो इंडिया में रखना लगभग इम्पॉसिबल था, बहुत ही ज़्यादा कठिन था। इम्पॉसिबल तो नहीं कह सकते, पर हाँ बहुत ज़्यादा टफ था कि इतनी सारी वैक्सीन्स को इतने कम टेम्परेचर पर रखना उसी टाइम पर। अगर इंडिया में, तो इंडिया का अगर हम क्लाइमेट देखें तो ज़्यादातर समर क्लाइमेट, थोड़ी गर्माहट ही रहती है, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं रहती है इंडिया में। उस टाइम पर मतलब -70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखना। इसके अलावा ऑन द सेम टाइम ये जो फाइज़र वैक्सीन थी ये बहुत ज़्यादा महंगी वैक्सीन भी थी। और अभी क्योंकि अभी जो अमेरिका है, अमेरिका अपनी वैक्सीन्स को बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी भी वहाँ पर पूरे लोगों को तो वैक्सीन नहीं लगी है। और अमेरिका का मानना ये है कि अमेरिका फर्स्ट, और अगर हम सबसे पहले अमेरिका के लोगों को वैक्सीनेटेड करेंगे, फिर उसके बाद हम और लोगों को वैक्सीन भी देंगे। ऑन द सेम टाइम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि हु शुड नॉट टेक वैक्सीन शॉट्स, वैक्सीन कौन ना ले। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कोवैक्सीन और कोविशील्ड की। अगर हम देखिए कि जो कोवैक्सीन है, जिन लोगों को एलर्जी है, यानी जिन लोगों को, जैसे कि बहुत से लोगों को गेंदे के फूल से एलर्जी होती है, किसी को खट्टे चीज़ों के से एलर्जी होती है, बहुत से अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज़ों से एलर्जी होती है। फिर जिन लोगों को एलर्जी है वो अभी अगर वैक्सीन ना लें, वो पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें, फिर लें अगर वो डॉक्टर सजेस्ट करता है तो। इसके अलावा अगर आपको फीवर है, वायरल बुखार, आजकल मई के मंथ में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा अभी वायरल फीवर चल रहा है। इसके अलावा अगर आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो रहा है, यानी खांसने में, छींकने में, और आपको ब्लड आ जाता है, अक्सर जो टीबी के मरीज होते हैं, यानी या फिर जिसको अल्सर हो जाता है, उनके पेट में जब छाला हो जाता है तो फिर उनको ब्लीडिंग होने लगती है जब वो खांसते हैं, छींकते हैं, या फिर जब वो कफ हो, कोल्ड, उस टाइम पर उनको होती रहती है स्पेसिफिक टाइम पर। इसके अलावा ऑन द सेम टाइम अगर किसी को पहली वैक्सीन लेने के बाद, अगर किसी को पहली वैक्सीन ले ली है और फिर उसको उसके बाद भी कुछ दिक्कत है, यानी पहली वैक्सीन ली फिर उसके बाद उनको कुछ दिक्कत होने लगी, जैसे कि अगर किसी को पहली वैक्सीन लेने के बाद टाइफाइड, मलेरिया, फिर कुछ ज़्यादा सीवियर डिसऑर्डर्स होने लगे, एलर्जी हो गई, तो फिर उन लोगों को वैक्सीन अभी को डॉक्टर के कंसल्टेशन पर ही लेनी है। अगर आपको अगर आपको लगता है कि आपकी अभी इम्यूनिटी सही नहीं है, अगर आप कोई और मेडिसिन ले रहे हैं, अगर आप पहले से बीमार हैं, तो आप वो अगर आप उस टाइम पर आप वैक्सीन ना लें, ठीक है। तो फिर इसके अलावा ये थी कोवैक्सीन की बात। और हम चलते हैं कोविशील्ड की बात। सेम ही जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, कोवैक्सीन तो सब एक ही होती हैं, पर बात ये है कि अलग अलग जगह पर हमने उनको बांट दिया गया है, पर उनका काम एक ही है, उनको एक ही तरीके से जाती हैं लगभग। कोविशील्ड में भी वही है, यहाँ पर भी एलर्जी थी, यहाँ पर भी एलर्जी का ही खेल है। अगर आपको कोई एलर्जिक रिएक्शंस हैं, अगर आपको पहली वैक्सीन लेने पर आपको अगर कोई मलेरिया, टाइफाइड या कुछ बहुत ज़्यादा, अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि मतलब मुझे वैक्सीन लेने के बाद ऐसा होता है, वैक्सीन लेने के बाद मुझे ऐसा हुआ, तो आप फिर उस टाइम पर आपको डॉक्टर की कंसल्टेशन पर ही वैक्सीन लेनी है। तो ये थे कुछ टिप्स कि अगर आपने कुछ पहली वैक्सीन लेने पर आपको कुछ सीवियर डिसऑर्डर्स हुए,
तो आपको दूसरी वैक्सीन को डॉक्टर की कंसल्टेशन पर ही लेनी है। वैक्सीन लेना कुछ गलत नहीं है, मतलब बहुत से लोगों को क्या हो रहा है कि पहले से ही जुकाम, खांसी या फीवर है, वायरल बुखार आजकल बहुत चल रहा है, अगर उस टाइम पर भी अगर आपने पहले वैक्सीन, अगर आपने को पहले फीवर हो रहा है फिर उसी टाइम पर आपने अगर वैक्सीन लगवा ली तो पूरा दोष वैक्सीन पर डाल दिया जाता है। वैक्सीन हर टाइम पर बहुत 100,000 लोगों में 1-2 लोगों को ही ऐसे कुछ डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। हाँ, और एक और बात कि अगर आपने वैक्सीन लगवा ली इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा के लिए कोरोना से अमर हो गए, नहीं, बिल्कुल नहीं। वैक्सीन आपको एक गारंटी देती है, एक वाउच देती है कि अगर आप बाद में कभी कोरोना के कांटेक्ट में आते हैं या फिर आपको कभी कोरोना होता है तो आपको वेंटिलेटर, जैसे कि हम बहुत न्यूज़ में अभी बहुत देख रहे हैं कि लोगों को वेंटिलेटर या फिर ऑक्सीजन पर डाला जा रहा है। पर उतने सीवियर डिसऑर्डर, आपको उतनी सीवियर कंडीशन तक वैक्सीन आपको नहीं पहुंचने देगी। मान लीजिए आपकी इम्यूनिटी बहुत कम है, आप बहुत कमज़ोर हैं, तो उस टाइम पर भी अगर आप वैक्सीन लेते हैं और मतलब वैक्सीन आपने ले ली है और फिर उसके बाद आपको कोरोना हो जाता है तो फिर भी आपको इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको कोरोना हो गया तो आपको बहुत सीवियर कंडीशन हो जाएगी, आपको वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा। इतनी बड़ी कंडीशन नहीं आएगी। सेम बात, सिर्फ एक बात, 100 बात की एक बात यही है, वैक्सीन लगवाइए। वैक्सीन लगवाने के बाद ये नहीं है कि आप टोटल कोरोना से मुक्त हो गए, नहीं, आपको तब भी दूसरा डोज लगेगा कोरोना वैक्सीन का, कोविड वैक्सीन का, उसके करीब आपको 10-15 दिन या डॉक्टर जितना भी आपको कंसल्ट करता है, कोरोना की जितनी गाइडलाइंस दी गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा उनको रीड आउट कीजिए। वैक्सीन लगवाने से पहले आप देख लीजिए कि आपको कौन से, जैसे आप वैक्सीन लगवाने जाते हैं तो आपको आप पहले, जैसे मैंने तो आपको बहुत कम ही ऐसे कारण बताए हैं, बहुत ही कम ही चीज़ें बताई हैं जिससे आपको ये पता चलता है कि आपको वैक्सीन नहीं लगवानी है। पर आप वो जो कोरोना गाइडलाइंस हैं उसमें आपको और अच्छे से बताया जाएगा। थैंक यू। और एट द लास्ट, वैक्सीन प्लीज़ लगवाने जाइएगा। वैक्सीन ही आपकी आखिरी उपाय है आपको कोरोना से बचाने के लिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। गुड डे।